हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जर्नल सोल्यूशन इज गिवन। मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन खुद से करनी है जिसका जर्नल सोल्यूशन हमें गिवन होगा। अब बेसिकली ये एक्सरसाइज 9.3 का पार्ट है, मतलब ये 9.3 की इंट्रोडक्शन है। अब इसमें एज सच हमें नया कुछ नहीं सीखना, जस्ट जहाँ पर हमने लास्ट 9.2 में जहाँ पर छोड़ा था वहीं से थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करना है। मतलब नई चीज़ कोई भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है जर्नल सोल्यूशन। अब लास्ट टॉपिक क्या था 9.2 का? लास्ट जो हमारा टॉपिक था 9.2 में वो था जर्नल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ से हमने मतलब कि ख़त्म किया था 9.2 को, वहीं से हमें स्टार्ट करना है। नया इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल्स लिखने वाला हूँ। अब देखो, लास्ट एक्सरसाइज में ना हमने ये कुछ किया था, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको पता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने दो डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखी हैं और ये उनके क्या जर्नल सोल्यूशंस हैं। ये जर्नल सोल्यूशंस हैं। आपको याद होगा ये पर्टिकुलर सोल्यूशंस हैं, ये जर्नल सोल्यूशन मतलब सी की वैल्यू 1 फिल करी तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फिल की तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। ये कुछ ऐसा था। अब लास्ट मतलब कि एक्सरसाइज में हमने क्या किया, या बेसिक्स वाली वीडियो में हमने क्या किया, हमने इनके बारे में पढ़ा कि ये जर्नल सोल्यूशन है, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने क्या किया, हमें ये भी गिवन था जर्नल सोल्यूशन, हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन थी, और हमने जस्ट वेरीफाई किया कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। अब इस एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, अब इस एक्सरसाइज में एक नया वर्ड यूज़ किया गया है 9.3 में, फॉर्मेशन। मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है। मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, मैं आपको इस टेबल की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैंने आपको बोला था कि इस एक्सरसाइज का एज सच कोई बेसिक पार्ट नहीं है, जस्ट जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से हमें आगे कंटिन्यू करना है। ये लास्ट वीडियोस में हमने किया, वेरीफाई रिजल्ट किया। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें जर्नल, देखो यहाँ पर हमें जर्नल सोल्यूशन भी गिवन था, डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन थी। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें जर्नल सोल्यूशन तो गिवन होगा, ये गिवन है आपको, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमें गिवन नहीं होगी, मतलब इसकी हमें फॉर्मेशन करनी है। आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आपको सब कुछ पता था। अब यहाँ पर आपको जर्नल सोल्यूशन गिवन है, बट आपको ये नहीं पता कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी। अब ये तो आपको दिख रही है कि ऐसी है, बट वो कैसी होगी वो हमें खुद बनानी है। अब यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि जर्नल सोल्यूशन आपको गिवन है, बट उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें फॉर्मेशन करनी है। ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने। अब फॉर्मेशन होगी कैसे? देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डेरिवेटिव। तो फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हम डिफरेंशियल इक्वेशन की मतलब की फॉर्मेशन करेंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं कि हम फॉर्मेशन करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। अब आपके मन में एक तो क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं आपको पहले खुद से मतलब कि बताने की कोशिश करता हूं। देखो, आपके मन में पहला क्वेश्चन आ सकता है इसको देख के। देखो, यहाँ तभी मैंने जानबूझ के यहाँ पर लिखा है कि सर इसकी जो फॉर्मेशन, मान लो हमने फॉर्मेशन कर दी, अब यहाँ पर सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव आया, इसकी हमने फॉर्मेशन कर दी, यहाँ पर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किसी इक्वेशन को कहाँ तक डेरिवेटिव करना है? मान लो इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, अब मैंने सिंगल डेरिवेटिव किया तो आपके पास आपका आंसर आ गया। मान लो आपके पास आपका आंसर आ गया। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा आंसर आ चुका है या अभी मुझे और डेरिवेटिव करना है? सेम वे से इस पर बात लागू होती है कि इसका मैंने 2 बार डेरिवेटिव किया। अब क्या पता मुझे लगे कि सिंगल ऑर्डर का मतलब कि मैंने 1 बार डेरिवेटिव किया मेरा आंसर आ गया, या 2 बार डेरिवेटिव करने पर ही मेरा आंसर आएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब पहले क्वेश्चन का जो आंसर है कि हमें इसको कितनी बार डेरिवेटिव करना है, ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा आंसर आ चुका है या नहीं आ चुका? अब उसका आंसर भी 9.2 में ही है आपकी ऑब्जर्वेशंस में। अब ये है वो आंसर आपका, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अब इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने हैं? 1, और इसका ऑर्डर कितना डेरिवेटिव का? 1। आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने हैं? ए और बी 2, इसका ऑर्डर कितना है? 2। मतलब ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं यही डिसाइड करेंगे
कि बेसिकली कि हमें कितनी बार डेरिवेटिव करना है। तो ऐसा करते हैं, मैं ना आपको 2 स्टेप्स लिख के बता देता हूँ। अब वो जो 2 स्टेप्स हैं उनकी आप हेल्प से किसी भी मतलब कि फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना आपको ये डाउट रहेगा कि हमें 1 बार डेरिवेटिव करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर वो स्टेप्स लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप्स टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 2 स्टेप्स को फॉलो करेंगे पूरी एक्सरसाइज में। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। अब देखो ये आपका सबसे पहले मतलब कि फर्स्ट स्टेप, देखो मैंने क्या लिखा है, हाउ मेनी टाइम्स वी विल डिफरेंशिएट अ फंक्शन, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। That is, if a function has 2 arbitrary constants, we will differentiate it 2 times. तो बहुत सिंपल सी बात है जो मैंने यहाँ पर आपको बात समझाई है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे तो इसी में आंसर छुपा था, बट जस्ट मैंने आपके लिए थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में आपको बताया कि देखो एक कांस्टेंट है, मैंने कितनी बार डेरिवेटिव किया, इसको ऐसे पढ़ो। अब ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, 1। ये कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की। मतलब इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो मैंने इसको 1 बार डेरिवेटिव किया और मेरे पास आंसर आ गया। अब इसको मैंने 2 बार डेरिवेटिव किया तो मेरे पास मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात तो समझ लगी होगी कि जिस फंक्शन में फंक्शन मतलब जनरल सोल्यूशन में जितने मतलब कि आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे उतनी ही बार हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये क्वेश्चंस इतने ही सिंपल होंगे कि जस्ट हमने डिफरेंशिएट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा? नहीं, इतना सिंपल नहीं होगा। थोड़ी बहुत आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। क्वेश्चन सिंपल ही होंगे बट थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो मैं पहले वो स्टेप लिख देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो ये आपका दूसरा स्टेप, ट्राइंग टू रिमूव एनी आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कई बार ऐसा होगा कि हम जब डेरिवेटिव करेंगे, देखो ध्यान से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। इसको ध्यान से देखो, इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पीछे भी जाओगे 9.2 में, तो आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन उठा के देख लेना, उसमें कभी भी कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, हम गिवन की हेल्प से या जो भी हमने सिंगल और डेरिवेटिव किया होगा या डबल और डेरिवेटिव किया होगा, हम किसी भी तरह से कुछ भी करके हम उस डिफरेंशियल इक्वेशंस में से कांस्टेंट्स को, आर्बिट्री कांस्टेंट्स को रिमूव करेंगे। ये आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो बेसिकली हम 2 स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें कितनी बार डेरिवेटिव करना है, हमें ये देखना है। वो हमें कौन बताएगा? आर्बिट्री कांस्टेंट। जब आर्बिट्री कांस्टेंट ने हमें बता दिया कि आपने इसको 2 बार डेरिवेटिव करना है या 3 बार करना है या 1 बार करना है, अब उसके बाद हमारा काम क्या होगा कि उनको हमें रिमूव करना है। अगर वो डेरिवेटिव करते खुद ही रिमूव हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो रिमूव नहीं हो रहे तो हमें खुद से रिमूव करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें यही करना है। अब ये हमारी इंट्रोडक्शन बोल लो, इसको आप बेसिक पार्ट बोल लो, जो मर्जी बोल लो, ये हमारी इतनी सी इंट्रोडक्शन थी इस एक्सरसाइज की। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको इंट्रो बता दी और आप क्वेश्चंस करने लग जाओगे। क्वेश्चंस इजी हैं बट इसमें आगे जाके आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी। देखो मेरा जो मतलब कि टीच करने का वे भी यही है कि मैंने इंट्रो दे दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी क्वेश्चंस करने बैठ जाओगे, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आएगी। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि पहले मैं सारी एक्सरसाइज का जब इंट्रोडक्शन दे देता हूँ या बेसिक पार्ट बता देता हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहती है, कोशिश नहीं मतलब कि मैं हमेशा ये करता हूँ कि पहले मैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को मतलब कि थोड़ा सा ऊपर से देख लेता हूँ कि क्या है और क्या क्या दिक्कत आपको आ सकती है, ताकि मैं आपको पहले ही बता पाऊँ। अब जब मैंने इसका मतलब कि इसको थोड़ा सा रीड किया 9.3 को, इसका थोड़ा सा रिसर्च किया कि क्वेश्चंस कैसे हैं, तो वहाँ पर ना कर्व्स की बात की गई है, जैसे एलिप्स की, जैसे सर्कल की, जैसे हाइपरबोला की, जैसे पैराबोला की। अब ये वैसे तो हमने वैसे क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है सब कुछ कॉनिक सेक्शन के अंडर, और इसको हमने चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा था। तो मुझे फिर भी लगता है कि उन कर्व्स के बारे में आपको बेसिक सी नॉलेज, देखो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन आएगा फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ एलिप्स। तो आप वहाँ पर देख के कंफ्यूज ना हो जाओ या आपको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए थोड़ी सी हम मतलब कि ब्रीफ सी एक बार जो है इंट्रोडक्शन वो कर्व्स के बारे में करेंगे। अब उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, अब हम बात करेंगे सम बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग कर्व्स। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको करने से पहले अगर आपने मतलब कि मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो किया और अगर आपने लास्ट चैप्टर भी मेरे से किया है, तो इसमें कुछ भी नई चीज़ नहीं है। मतलब जो मैंने वहाँ पर बताया था वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ।
अब मैं चाहता तो मैं ये भी बोल सकता था कि आप ये वीडियो पे जाके देख सकते हो कि कर्व्स के बारे में, बट मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि मुझे इससे ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मतलब मुझे सारा कुछ दोबारा से लिखना पड़ेगा, ऐसा मैं कभी नहीं सोचता। मुझे यही होता है कि जिस एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं उसमें जितना भी बेसिक पार्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि जो आपको उस एक्सरसाइज में काम आएगा एक ही वीडियो में, तो मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है, इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, बट जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या जिनको कर्व्स के बारे में इतनी अच्छे से नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसकी आपको इस एक्सरसाइज में जरूरत रहेगी। सबसे पहले सर्कल की बात कर लेते हैं। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे और बेसिक बातें ही आपको काम आएंगी। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये आपको पता होनी चाहिए। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब ये जो h और k है ना, ये क्या सेंटर है और r क्या रेडियस। मैंने एग्जांपल भी लिखी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको आप जनरल फॉर्म में हमेशा लिखा करो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब देखो, इसको मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया तो मुझे पता लगा कि इसका सेंटर कितना है 0,0 और रेडियस कितनी है 2। अब मैं क्यों चाहता हूं कि आपका फोकस यहां पर हो, क्योंकि आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चंस हैं कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो फैमिली ऑफ सर्कल्स की जिसका जो मतलब कि जो सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। अब एक्स एक्सिस को, ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो ऐसा सर्कल जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है तो ऐसा ही होगा। अब ऐसा भी हो सकता है, ये आपके क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, ठीक है। तो इतना फोकस मैं क्यों डाल रहा हूँ, आपको घबराने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट आपको इसकी इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अब आपको पता है कि ये जो सर्कल है ये ओरिजिन पे टच कर रहा है, ये ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो यहाँ पर इसका सेंटर होगा। तो सेंटर कैसा होगा इसका वाई एक्सिस पर सेंटर है इसका, तो इसका सेंटर तो पक्का वाई एक्स तो पक्का 0 होगा, वाई को मान लो a। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस a का होल स्क्वायर, और इसकी रेडियस कितनी है, डिस्टेंस कितना होगा a। तो ताकि आप इक्वेशन लिख पाओ, अगर आपको ये जनरल इक्वेशन पता होगी तभी आप ये इक्वेशन लिखोगे, इसलिए मैंने आपको सर्कल के बारे में बताया। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, जनरल इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन को हम लिखते किस तरह से हैं। अब नेक्स्ट हम एलिप्स की बात कर लेते हैं। अब देखो, एलिप्स के बारे में बात कर लेते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब ये इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बड़ा है, मतलब ए हमेशा बड़ा होता है बी से, ये मैंने आपको यहाँ पर मान के चला हूँ। और अगर ए एक्स के नीचे बड़ा नंबर है, अगर एक्स के नीचे बड़ा नंबर है तो मतलब ये फ्लैट होगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। और सेम अगर वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर होगा तो मतलब ये इस तरह से वर्टिकल होगा, मतलब वाई की ओर ज़्यादा फैला हुआ होगा, मतलब ये वर्टिकल एलिप्स है। अब मैंने पॉइंट्स भी लिखे हैं, a,0, 0,b माइनस a,0। ये जस्ट सारा कुछ आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा। जब वहाँ पर आपको लिखा होगा कि फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्स जिसका सेंटर कितना 0,0, 0,0 वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये हॉरिजॉन्टल की एलिप्स की इक्वेशन है और ये वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन है। तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको याद होगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये भी स्क्वायर स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर स्क्वायर है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये सर्कल है या ये एलिप्स है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर देखो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। अब ये एक सर्कल है, क्योंकि इसके एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, अब इसके कोफिशिएंट सेम है तो मतलब ये सर्कल है, और अगर बाय चांस इसके कोफिशिएंट्स डिफरेंट हों तो मतलब ये एलिप्स है। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक बात बताना भूल गया, यहाँ पर ना S1 होता है AE,0, सेम यहाँ पर S2 माइनस AE,0। सेम यहाँ पर इसका S1 यहाँ पर होता है 0,AE और S2 0, माइनस AE। ये S1 और S2 क्या हैं, R फोकाई। जैसे फोकस होता है ना, अगर सिंगल है तो फोकस है और अगर एक से ज़्यादा तो फोकाई। अब मैं ऐसा आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे आपको क्वेश्चंस हैं कि आप ऐसे फैमिली ऑफ एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करो जिसमें जो है कि उसका जो फोकस है, उसकी फोकाई है जो वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है या वाई एक्सिस पर लाई कर रही है। अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है मतलब वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, और अगर वो वाई एक्सिस पर लाई कर रही है मतलब वो वर्टिकल एलिप्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो पैराबोला उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं।
अब देखो ये आपका पैराबोला, पैराबोलास बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब इसको हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये राइट वर्ड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये लेफ्ट हैंड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये अपवर्ड पैराबोला है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो बेसिकली 4 डिफरेंट तरह के पैराबोलास हैं। वैसे इनमें स्पेशल केस भी होता है जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में बताया था, तो इसको हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इस एक्सरसाइज में, वैसे आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा की पैराबोला, हम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए एक मेथड भी है। अब देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो अब कैसे याद रखोगे, आप ये मान के चलना कि वाई स्क्वायर है मतलब डबल वैल्यू देगा, वाई डबल वैल्यू देगा। अब वाई डबल वैल्यू दे रहा है मतलब वाई की वैल्यू डबल वैल्यू कहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर वाई पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्योंकि x पॉजिटिव है, यहाँ पर x मतलब किसके आगे प्लस है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव x की तरफ बनेगा, यहाँ पर x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव x की तरफ बनेगा। आप ये याद रखोगे इसका ओरिजिन कितना है 0, मतलब वर्टेक्स कितना है 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, ठीक है। अब इसको ऐसे भी बोलते हैं कि इसकी जो एक्सिस है, अब इसको ऐसे भी बोलते हैं इसकी जो एक्सिस है पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग ये बना है, ठीक है। ये नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग बना है, ये पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग बना है, और ये नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग बना है। इसको हम ऐसे भी रीड करते हैं क्योंकि कई बार आपकी बुक में क्वेश्चन ऐसा है कि एक पैराबोला की डिफरेंशियल इक्वेशन पता करो जिसकी जो एक्सिस हैं वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ हैं या नेगेटिव y एक्सिस की तरफ हैं। तो अगर पॉजिटिव y एक्सिस दी हुई है तो मतलब ऊपर, नेगेटिव तो नीचे। तो इस तरह से आप पैराबोला की आपको बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम हाइपरबोला को डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम हाइपरबोला की बात कर लेते हैं। अब देखो हाइपरबोला भी 2 तरह के होते हैं, जिस तरह से एलिप्स 2 तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सेम हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला। अब इसकी इक्वेशन में माइनस होता है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर एलिप्स की तरह a वैसा कंसेप्ट नहीं है कि अगर a के नीचे बड़ा x के नीचे बड़ा नंबर है तो वो हॉरिजॉन्टल है, y के नीचे बड़ा नंबर है तो वो वर्टिकल है। यहाँ पर क्या है, बीच में माइनस है ना, अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आगे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल है, अगर वाई स्क्वायर वाली टर्म्स आगे हैं तो मतलब ये वर्टिकल हाइपरबोला है। अब इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं फिर वही सेम वैसे ही हैं एलिप्स की तरह। इसको S1 और S2 क्या है, फोकाई, ये यहाँ पर होती है, और ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और यहाँ पर S1 S2 फोकाई है, ये किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। अब और भी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको एग्जाम्स में कुछ भी इनमें से पूछा जा सकता है कि उसकी ट्रांसवर्सल एक्सिस कैसी है। इसमें ट्रांसवर्सल एक्सिस भी होती है और कंजुगेट एक्सिस भी होती है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, अब जिस भी एक्सिस के अलोंग मतलब कि हाइपरबोला हमारा बना होता है, जिस भी एक्सिस के अलोंग हमारा जो हाइपरबोला बना होता है, जैसे वो एक्स एक्सिस के अराउंड बना है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल एक्सिस, ठीक है। सेम ये किसके अलोंग बना है, वाई एक्सिस के अलोंग बना है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल एक्सिस। तो जिस एक्सिस के अलोंग बना है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल एक्सिस। जैसे यहाँ पर देखो -a, मैंने ए डैश लिखा है, मतलब ये ए डैश क्या है, ट्रांसवर्सल एक्सिस, ए डैश क्या है, ट्रांसवर्सल एक्सिस, ठीक है। सेम यहाँ पर कंजुगेट एक्सिस, जो दूसरी मतलब देखो ये इसके अलोंग बना है, अब वाई एक्सिस तो खाली है ना हमारी, आप ये समझ लो, तो ये कंजुगेट एक्सिस है। सेम ये वाई एक्सिस के अलोंग बना है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के अलोंग तो खाली है ना, तो कंजुगेट एक्सिस है। बस इतनी ही बातें आपको याद रखनी है, फोकाई, ट्रांसवर्सल एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस। इक्वेशन तो आपको याद रखनी है कि जनरल इक्वेशन इसकी कैसी है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखोगे, देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं चाहता तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आप उस वीडियो पे जाके ये सारी कर्व्स की इंफॉर्मेशन देख लेना, बट मेरा मोटिव कभी भी ये नहीं रहता कि आप मेरी वीडियोस ज़्यादा देखो। मेरा मोटिव ये रहता है कि आप जो भी वीडियो देखो एक ही वीडियो में आपको ज़्यादा एफर्ट्स ना करने पड़े, आप जस्ट अपना जो फोकस है वो स्टडी पर रखो। आप जस्ट ये ध्यान रखो कि मैं यहाँ ये एक्सरसाइज करने आया हूँ, मैं एक्सरसाइज 9.3 करने आया हूँ और मुझे इसकी डीप सी अच्छे से नॉलेज एक ही वीडियो में होनी चाहिए ताकि मुझे किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। अब देखो मैंने आपको इसमें क्या बताया, फॉर्मेशन, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। फॉर्मेशन बता दी आपको मैंने कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है। अब उसके लिए मैंने आपको 2 स्टेप्स दिए। फर्स्ट कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने बार हम उसको डेरिवेटिव करेंगे। दूसरा कि उसमें से जो भी इक्वेशन में जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे उनको हम रिमूव करेंगे, चाहे जैसे भी करें, ठीक है। अब ये तो इतना सिंपल सा प्रोसीजर था, बस आपको इसमें कर्व्स की नॉलेज होनी चाहिए, सर्कल के बारे में, एलिप्स के बारे में, पैराबोला के बारे में और हाइपरबोला के बारे में। अगर आपको इन सब की अच्छे से नॉलेज है तो बिलीव मी आपकी जो 9.3 एक्सरसाइज है ना, या उसकी एग्जांपल्स हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो आपको
मतलब झट से आप खुद ही कर लोगे। आप बोलोगे कि सर यस, हमें वाकई में जो हमने बेसिक पार्ट 9.3 में सीखा था उसके बाद हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आई।